जवारा साथियों, करंटली हम जो है बलरामपुर ज़िले में उपस्थित हैं और हमारे बीच में इस स्कूल के, मैं एक स्कूल के परिसर में, उधर थोड़ा दिखाइए ज़रा, स्कूल परिसर में उपस्थित हूँ और इधर से हम लोग निकल रहे थे तो रास्ते में जो स्कूल दिखा उसका पूरा नाम पंचशील उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, ये ना। और उसके प्रबंधक सर हमारे समक्ष हैं, काफ़ी अनुभव है और आप रिटायर्ड हैं, बैंक मैनेजर रह चुके हैं इलाहाबाद बैंक में। सर बीपी ग्राउंड बैंक, ग्रामीण बैंक में। तो सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं जी कि सबसे पहले तो स्कूल का नाम आपने पंचशील क्यों रखा, या जो इसके फाउंडर हैं उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि भाई पूरा मैं देख रहा हूँ कि बौद्धिज्म का ही मतलब सब कुछ मेंटेन है जी। तो आप स्पेशली क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं, सोसाइटी को क्यों देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है जो 5 सील है, हाँ, उसके बिना व्यक्ति से लेकर के समाज और संसार का एक भी दिन उन सीलों के व्यक्तिगत जीवन में पालन किए बिना नहीं चल सकता। हाँ, जैसे अच्छा। पहला सील है पाणाज पाता बेरमणि सिक्खा पदंग समाधियाम, हम अकारण जीव हिंसा नहीं करेंगे। अगर अपने अस्तित्व की बात आ जाएगी तो उस पर हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। दूसरा अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खा पदंग समाधियाम, हम बिना दी हुई वस्तु किसी की, चाहे छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, चाहे जितना हमारे पास अभाव से हम जूझ रहे हों, लेकिन बिना उसके सहमति के हम उस वस्तु को न लेने की शपथ लेते हैं। और तीसरा सील है कामेशु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदंग समाधि, हम समाज में जो समाज ने अपने सुरक्षा के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए जो सामाजिक रिश्तों का नाम दिया, भाई पिता बहन बेटी माँ फूफा दादा दादी बुआ मौसी, जो चाचा हैं चाची हैं, उनको उस हिसाब से हम संबोधित करें, उनके साथ वैसा सदाचार का आचरण करें। ये तो इस देश में तमाम धर्म हैं सर, इस मतलब ये जो नियम कानून आप बता रहे हैं पंचशील का, ये सिर्फ आपके ही धर्म में लागू होता है या सभी के लिए लागू? अब वो करते या नहीं करते वो उनके स्तर की चीज़ है, लेकिन समाज में जो आसपास के सराउंडिंग एरिया निकट क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ, इन सीलों का उल्लंघन आम आदमी अपने निजी जीवन में करता हुआ देख रहे हैं। अगर हम इन सीलों पर चल करके 1% आधा % ही आम जो फ्यूचर हैं, बच्चे हैं जो आगामी समय में भारत के नागरिक बनेंगे, भारत के भविष्य बनेंगे, उनको हम अगर 1% भी आधा % भी उनको नैतिकवान बना सकेंगे, बुद्ध के राह पर चलते हुए, आदर्श के राह पर चलते हुए, तो हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सार्थक हो सकेगा। इसीलिए मैंने इन सीलों को अपने निजी जीवन में साथ ही साथ समाज में देने के संकल्प के साथ स्कूल का नाम रखा। और कोशिश और प्रयास जो भी हमारा है कि उन सीलों को बच्चों के अंदर, चाहे वो टीचरों के माध्यम से, चाहे मैं स्वयं क्लास में प्रार्थना के माध्यम से, आचार संहिता के माध्यम से उनको वाकिफ कराऊं, उनको आचार विचार में जो है परिवर्तित करने का प्रयास करूं, यही मेरा जो है उद्देश्य है। इसीलिए मैंने स्कूल का नाम। अन्य स्कूल के लोग भी हैं जो इन सब चीज़ों को, मतलब हमने लिखा पढ़ा नहीं देखा ऐसा कुछ, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता तो क्या वे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, साथ ही साथ वो एकेडमिक एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन नैतिकता की बात जो है उनके अंदर नहीं रह जाती है। अच्छा। या रहती है तो मॉरल एजुकेशन की बात नहीं रहती है। और हम अगर मॉरली, जैसे एकेडमिक एजुकेशन तो दें ही दें क्योंकि शिक्षा के साथ जुड़े हैं, लेकिन अगर उनको नैतिकवान बना ले गए तो ये शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है। ये वो बात सही है। तो देश हमारा कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, और हमारे देश में जो है तमाम धर्म संप्रदाय लोग कहते हैं कि ऐसा है। काट दो थोड़ा सा। तो सर मैं ये कह रहा था कि इस देश में मतलब देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, संप्रदाय निरपेक्ष है। तो जैसे पंचशील है आपका, तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है? ऐसा कुछ नहीं है, वो मानव के आचार संहिता से संबंधित। अच्छा,
तमाम लोग बौद्ध को एक धर्म के अंदर संकुचित करके रखना चाहते हैं। वही तो गलत करते हैं। अच्छा। बुद्ध मतलब बुद्धि से संबंधित है, अच्छा। आचरण से संबंधित है। अच्छा। जैसे बुद्ध बुद्धि से संबंधित है, धम्म आचरण से संबंधित है, संघ संगठन से वाह, संबंधित क्या है। बात है, क्या बात है। बिल्कुल। अगर ये तीनों चीजें आदमी के, समाज के और सरकार के बीच में आ जाए, आचार संहिता में शामिल हो जाए, विवेकशील हो जाए, विवेक युक्त, कहीं सुनी बातों को नहीं, जो तर्कसंगत हो, विवेक के ऊपर आधारित हो, उसको माना जाए और किया जाए, तो फिर कहीं बाधा व्यवधान नाम की कोई चीज रही नहीं जाएगी। मतलब सभी जितने भी संप्रदाय और धर्म है उनसे ऊपर उठ करके ये पंचशील है। हाँ, पंचशील है। अच्छा। अब वो अलग बात है कि हमारा पैमाना छोटा है, हम हाँ। छोटे स्तर पर ही सरवाइव कर रहे हैं, अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन जो हमारा टारगेट है, हाँ, हाँ, वो किसी के प्रति कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। हाँ, हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है। और आचरण में अगर रह करके जिंदगी जिए तो कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं, सब निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर। तो जो सर पंचशील की बात आप कर रहे हैं, जी जी, ये पंचशील एक तो जनरली होता मान लिया जाए, लेकिन हमारा जो संविधान है जी, वो पंचशील का ही तो पालन करवाता है। वो सही है, लेकिन पंचशील का पालन करवाने के दौरान ही 382 अमेंडमेंट हो चुके संविधान में। फिर क्या जरूरत थी इस अमेंडमेंट की, जब वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 7 देशों के संविधानों को पढ़ करके और उनके जो सारांश थे उसको इसमें शामिल किया था। लेकिन तथाकथित हमारे पूर्ववर्ती राजनेता या और पदाधिकारी उसमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होता देख करके आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किए, और आज भी करते जा रहे हैं। कहने के लिए संविधान है, टाइटल उसका शीर्षक संविधान है। नहीं, मेरा ये प्रश्न है आपसे जी, कि जैसे समाज को एक बैलेंस समाज बनाना है और हर व्यक्ति मेंटली संतुलित हो, मतलब किसी से कोई ईर्ष्या आदेश या चीना झपटी वाला जो काम है वो ना रहे। जी जी, तो बुद्ध के मार्ग पर उसको हम जो है बैलेंस कर सकते हैं चला करके, या हम जो है डंडे के बल पे प्रशासन को स्ट्रिक्ट करके। नहीं, बुद्ध के चूंकि ऐसा है, अगर वाकई में बिना पक्षपात के उन नियमों को हम अपने अनुपालन में लाएंगे तो डंडे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अच्छा, अगर बुद्ध के मार्ग पर हम चलते रहेंगे तो डंडे की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहेगा, जिम्मेदार रहेगा और जिम्मेदार रहेगा, उसको दायित्व का बोध रहेगा, उसी हिसाब से अनुपालन। और सामाजिक बहिष्कार, जैसे मान लीजिए वो कहने के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं करता, तो शुरुआती दौर का जो उसको एहसास कराने की बात है सामाजिक बहिष्कार की। सामाजिक बहिष्कार का जो फार्मूला अख्तियार कर करके उसको हम उसके दायित्व का एहसास करा सकते हैं। जी जी जी, और उसको राह पर, सन्मार्ग पर ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें डंडे की कोई बातें नहीं। जी जी जी। तो सर ये आप मुझे बताइए, वर्तमान भारत की दयनीय स्थिति क्या है? मतलब भारत की जैसे जीडीपी 0 हो चुकी है जी जी, करंट में। जी जी, तो क्या इसका मुख्य कारण क्या रहा हो? क्या कारण हो सकता है कि जो कारण उसमें ये है कि जो संगठित क्षेत्र के जुड़े लोग थे उनको उपेक्षित कर दिया गया, और चंद संगठित क्षेत्र मतलब जो खोमचा कारोबारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सड़कों पर फुटपाथ पर काम करने वाले रिक्शा चालक हैं, सफाई कर्मी हैं, इनको जो उनके सब्जी व्यवसायी हैं, फल व्यवसायी हैं या किसान हैं, उनके उपज को, उनकी सुविधाओं को, उनके फसलों की सुरक्षा को ध्यान में न रख करके हम उनका सीधे लाभ जो है बड़े उद्योगपतियों को, बड़े व्यापारियों को, बड़े कारोबारियों को, यानी संगठित क्षेत्र में जो कन्वर्टेड हैं या स्थापित हैं उनको पहुंचा रहे हैं। तो किसी गांव में अगर मान लीजिए 1000 के पॉपुलेशन का कोई गांव है, एक आदमी अगर अरबपति हो गया और 999 आदमी मजदूर हैं, तो वो गांव अरबपति का नहीं कहा जाएगा, मजदूरों का गांव कहा जाएगा। तो ठीक वही स्थिति भारत में है कि भारत की जो संपत्ति है कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों में है, और भारत का जो सर्वहारा समाज है भुखमरी के कगार पर है, बेरोजगारी के कगार पर है। और इसी वजह से जब कुछ आदमी तो सहनशील होते हैं, कुछ आदमी देख करके ईर्ष्या के भाव से वो उत्पाद मचाते हैं, वो कुछ दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर लेते हैं, और इसी वजह से अफरा तफरी की बात आ जाती है। इसी के वजह से मारकाट की भी, चोरी की भी, व्यभिचार की भी स्थिति आ जाती है। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कोरोना की वजह से जीडीपी डाउन हो गई है। अरे कोरोना दूसरे देश में भी है। कोरोना जब वैश्विक बात हो रही है तो क्या भारत के लिए ही थोड़ो है? वो तो सारे संसार के सभी देशों के लिए है। लेकिन वहाँ
इस तरह से जो है नहीं कि रैलियां होती रहें, उनके लिए कोरोना का कोई मापदंड नहीं। अच्छा। और जो छोटे कारोबारी हैं, अगर शादी करना है तो 50 आदमी से ज़्यादा नहीं इकट्ठा हों, और परमिशन मिलता ही नहीं, उनके लिए कोरोना का जो है बाधा है। रैलियों तो ये तो खैर जो अब समस्या अभी वर्तमान में आई है वो तो ज़्यादा अति हो गया जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन ये समस्याएं तो पिछले 74 सालों से मतलब लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना या इस रिजीम में, इस शासन काल में कुछ बहुत ज़्यादा, चूंकि ओरिएंटेशन सरकार का जो झुकाव है वो बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने, उनके हित की सुरक्षा के लिए और छोटों के उपेक्षा के लिए, छोटों के लागत पर बड़े को फायदा पहुंचाने की रही। इस वजह से छोटे वंचित होते जा रहे हैं, बड़े लाभान्वित होते जा रहे हैं। तमाम पार्टियां हमारे समाज में हैं सर, लगातार विपक्ष की बात करती हैं जी, और वो आपके गरीबों को, किसानों को, हर किसी को हक अधिकार देने की बात करती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 74 सालों से कुछ हो नहीं पाया सर ऐसा कुछ कि लोग संतुष्ट हों, सेटिस्फाई हों, एक दूसरे को अधिकार सम्मान मिले। एक वो राज था जब सोने की चिड़िया हुआ करता था हमारा देश, तब में अब में बहुत अंतर हो गया सर। वो पार्टी का नाम दे देना अलग बात है, लेकिन जो चेहरा है वो वही है। नाम दे देने से थोड़ा सुधार हो जाता है। नहीं, जैसे बहन जी हैं, बहुजन समाज का नेतृत्व तो कर रही हैं और इन्होंने अभी तक जो भी हो सका इनसे इन्होंने किया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, भविष्य क्या होगा देश। देखिए, बहुजन का मतलब खाली संख्या से ही बहुजन नहीं, जो किसी संगठन या संस्था को चलाने के लिए, दल को चलाने के लिए बहुत सारे पद होते हैं और उन पदों के चयन का एक नियमावली होता है। उस नियमावली के तहत अगर उसका जो है अनुपालन न किया जाएगा तो तानाशाही अधिनायकवाद की बात आ जाती है। चाहे वो बहन जी की बात हो, बसपा की बात हो, या सपा की बात हो, या कांग्रेस की बात हो, कहने के लिए वो भले अलग उसका चाल चरित्र को दूसरा हो, लेकिन आरएसएस और बीजेपी में ऊपर से दिखने वाला जो चेहरा है वो लोकतांत्रिक है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ऊपर से दिखने वाला चेहरा, जबकि लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक नहीं, वो विभत्स चेहरा अंदर का है, लेकिन दिखाने के लिए दुनिया को जो है, दुनिया के मीडिया को, दुनिया के लोगों को, दुनिया के राजनेताओं को आकर्षित करने के लिए उनका जो फ्रंट का चेहरा है वो पूर्णतः लोकतांत्रिक है, बुद्ध और धम्म संघ के ऊपर आधारित है, लेकिन अंदर का चेहरा बहुत विभत्स और घिनौना है। ये है। तो अभी 2022 आ रहा है सर, जैसे कि खैर अभी ये लोग तो प्रधानमंत्री लेवल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है। हमने भी अयोध्या की इसको खूब लड़ा, खूब मेहनत कर लिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब सुनने वाले नहीं हैं। जी जी। तो हमने भी सोचा यार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो पहले बता के गए हैं और हम शायद उस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बनाना पड़ा। तो मेरा मतलब ये सर कि 2022 सामने आ रहा है, तो राजनीतिक तौर पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि भाई सत्ता हमारे हाथ में आ जाए? ऐसी कौन सी पार्टी जिसको ज्वाइन किया जाए सर? देखिए, पार्टी ज्वाइन करने के पहले हम उनके जो चीफ हैं उनसे बात कर करके अगर कहीं हमको कुछ थोड़ा सा डाउन होना पड़े, हम डाउन हो करके उनमें विलय करने की, समन्वय बनाने की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो सकती है उसको फॉलो करें, और छोटे छोटे दल मिल करके बड़ा संगठन, मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म करें कि कुछ करने की स्थिति में बने, नहीं सिर्फ वोटों के डिवाइडेशन। लेकिन सर अगर हम बात करें तो हमारे जैसे लोग छोटे कहे जाते हैं, अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये लोग बात करने को राजी नहीं होते हैं, फिर क्या किया जाए? उनके कार्यकर्ताओं को, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनको सीधे मना कर देते ना, हमारा वो लेवल नहीं, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हम बात नहीं करेंगे या बात नहीं करवा सकेंगे। तो उसी का तो परिणाम है कि पराभव को प्राप्त हो रहे हैं। नहीं, वो बात सही है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? वो तो खैर पतन हो जाएगा तो उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन तब तक 10 साल निकल जाएगा। जी जी, ठीक है ना। लेकिन वो जो समय निकल रहा है सर, वो समय बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर भी विलय ना करें, लेकिन सीटों का तालमेल कर करके जहाँ जिसकी संख्या, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी जी, उस हिसाब से फार्मूलेट कर करके अपने अपने हिसाब से नस्लीय और जातीय आधार पर जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन जिस भूभाग पर हो उस कैंडिडेट को उतारा जाए, और टिकटों का भी उसी अनुपात में अपेक्षा की जाए। पिछले साल सर 9 जून को हम लोगों ने एकीकरण का एक मतलब कार्यक्रम किया था लखनऊ में। जी जी, सभी पार्टियों को बुलाया था, लेकिन एक होने को तैयार नहीं है। क्या किया जाए?
इस स्थिति में क्या देखिए, किया जाए, क्योंकि बार बार जो है जैसे चुनाव ईवीएम का आयोग, मुद्दा, हाँ हाँ सही है, चुनाव आयोग के सौजन्य से हाँ, एक मतदाता को एक अधिकार दिया गया है कि हम किसी को लाइक नहीं करते, वो क्या कहते हैं उसको, नोटा कहते हैं। तो ऐसे में अवेयर किया जाए मतदाताओं को कि अगर वो दलगत राजनीति के किसी प्रतिनिधि को लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो क्यों ना नोटा पर जो है अपने मतदान को जो है अपने, तो नोटा पे मान लो बटन दबा भी देते हैं तो भी तो क्या होता, कुछ नहीं होता, वो तो ईवीएम लेकर भाग जाते हैं। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ईवीएम रात भर ईवीएम बदली जा रही है। अब आम लोगों को, राजनेता तो ही हैं, आम आदमी का जो बुद्धिजीवी तबका है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अब ईवीएम से सीधे बहिष्कार करे। हाँ, नहीं उसके लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक एक बुला रहे हैं, क्योंकि अब बैलेट पेपर से ही चुनाव भले टाइम टेकिंग, भले खर्चीला हो, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनस्पत जो है ईवीएम के रहेगा। लिहाजा अब भारत का जो हित सुरक्षित, इन सब चीज़ों के चलते सर हम लोगों ने निर्णय लिया है। जी। ठीक है, हम इनलो एक संगठन है हमारा, काफ़ी संगठन उनमें जुड़े हुए हैं, सभी ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया है और उसका उद्देश्य है कि जातीय नेतृत्व दिया जाए। जैसे हर जाति बिरादरी, मान लो आरपी मौर्य ने एक संगठन बना लिया, वो अध्यक्ष हो गए, तो उनमें दूसरी जाति के बंदे को जब जोड़ते हैं तो वहां तक नहीं पहुंच जाता जहां तक उसको जाना चाहिए। जैसे मायावती के साथ अगर मैं जुड़ जाऊं तो मायावती जी हमारी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं है, समझ रहे हैं ना, वो हमारे को नौकर की तरह पेश करती हैं। अखिलेश यादव के साथ जुड़ गए, किसी और के साथ जुड़ गए, यही काम होता है। लेकिन ये पार्टी का जो संस्थापक कमेटी है वहाँ पे हर जाति बिरादरी के लोगों को बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है और 2022 के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और सर इसमें आप सभी का साथ और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम जातीय नेतृत्व दे करके इस समाज को पूर्णतः बैलेंस करना चाहते हैं। और ठीक वही लाड बुद्धा वाली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाली, ठीक है ना। और किसी पार्टी से हमारा कोई समझौता, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सर हम लोग जो है ना मानवता के मार्ग पे चल रहे हैं। जीत हार उनकी खातिर है जिन्हें किसी से लड़ना है, हम तो मानवता की राही बस मंजिल तय करना है। इस प्रिंसिपल पर हम काम कर रहे हैं। और पार्टी बनाने की मेन मजबूरी ये थी कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरीके से गुलाम हो गया है। तो हम अपने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़कर अगर सत्ता में आते हैं। अब ये जैसे आपका सेंटेंस समाप्त हो गया, मतलब जो कह रहे हैं वो पूरा हो गया वाक्य आपका। हाँ बताइए। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक सुधार जी या ओपिनियन जी बताएं देना चाहूँगा। वो ये कि राजनीतिक पार्टी बनाने के साथ साथ जैसे कोई बिल्डिंग अगर खड़ी है और उसका मजबूती उसके नींव पर निर्भर करता है कि किसका उस बिल्डिंग का नींव कैसे पड़ा, कितना गहराई के साथ, कितना मजबूती के साथ बुनियाद उसकी डाली गई, उसी के ऊपर कितनी भी ऊंची मंजिल खड़ी कर दी जाए वो मजबूत रहेगा। ठीक इसी तरह से राजनीतिक पार्टी का भविष्य सामाजिक संगठन से निश्चित होता है। तो सामाजिक संगठन को कभी भी फ्रंट पर न लाया जाए, समाज को, समाज के बीच में उसको समाज का काम करने के लिए स्वतंत्र रखा जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ भैया जी आ रहा हूँ मैं। और उसका आने से अंदर खाने से राजनीतिक मसबिरा हो ये अलग बात है, लेकिन फ्रंट पर कभी वो राजनीतिक संगठन ना आवे। नहीं ठीक है, फ्रंट पर राजनीतिक संगठन ना आवे। जो भी राजनीतिक पार्टी बने, क्योंकि उसी समाज से बिलोंग करने वाली जो है पार्टी बनेगी, लिहाजा उस समाज का जो भी सामाजिक संगठन हो उससे अंदर से सरोकार रहे, मसबिरा हो, बीच बीच में नीति निर्माण में सहयोग हो, लेकिन फ्रंट पर कभी समाज का काम वो कर रहे हैं, समाज का काम करने दीजिए। राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करें इस तरह से। और आज के तारीख में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी राजनीतिक पार्टी के पास उसका सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है तो बीजेपी के पास है। ये बात तो है। आज के तारीख में बीजेपी को जो डाउनफॉल नहीं हो रहा है उसके पीछे आरएसएस जैसा सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन है। इसी वजह से वो डाउनफॉल ना है और ना होगा। जब तक पैरेलल में हम वैसा संगठन खड़ा नहीं कर लेंगे तब तक उसको चुनौती नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेरा सुझाव है कि राजनीतिक पार्टी के गठन करने के पहले सामाजिक संगठन का नींव मजबूत किया जाए। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।